जी अजीज़ तलबा और तालिबात, हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ आज कुछ वायरल डिजीज़ेस। एक दफ़ा फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया कि या अल्लाह, वैसे तो आप रब हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका भी रब होता तो आप अपने रब करीम से क्या चीज़ मांगते? तो पता है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने रब से सेहत मांगता। सेहत इस ज़िंदगी के बाद, सेहत इस कुर्रे अर्ज़ की शायद सबसे बड़ी नेमत। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दुनिया के किसी भी एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं और आपके सामने नेमतों का एक ढेर भी लगा हो तो आप उसको, वो नेमतें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी या आपके सामने वो हेच नज़र आएंगी। हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए ही क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, कुछ वायरल डिजीज़ेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेकिन ये जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ सा ट्रेलर है, इंट्रो है, बिकॉज के कल के लेक्चर में हम बहुत डिटेल के साथ दो वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक है हेपेटाइटिस और एक है स्टूडेंट्स हमारे पास एड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वायरल डिसऑर्डर्स। तो जो पहला डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, स्मॉल पॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। जैसे मैं हमेशा आपके लोगों के लिए एक फ्लैश कार्ड बनाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों का, वो फ्लैश कार्ड यहाँ पे भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, गौर से देखा हो आप लोगों ने। तो मैंने ऑलरेडी इस स्मॉल पॉक्स के सामने DNA और ब्रैकेट में E लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका हेरिडिटरी मटेरियल HM हेरिडिटरी मटेरियल, इट इज बेसिकली DNA, राइट। और इसमें ये एबिलिटी है कि ये अपने होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट सकता है। ये मैंने कल के लेक्चर में बात की थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, इसीलिए हम लोग इसे DNA एनवेलप्ड वायरस का नाम बोलते हैं। इट इज नॉट अ नेकेड वायरस। स्मॉल पॉक्स है, इसे हम आम जबान में स्टूडेंट्स चीचक बोलते हैं, चीचक, राइट। अब इस चीचक की पहचान क्या है स्टूडेंट्स, कि ये इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर लीजन्स डेवलप होती है। वेस्कुलर का मतलब है कि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और आप लोगों के नॉलेज के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वहाँ पे आमतौर पे जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है या अमाउंट ऑफ हीट है वो बढ़ जाती है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये वायरसेस, इनका जो रेप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब जितना रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है एनर्जी की डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। अब उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करवाते हैं। और जहाँ कभी बहुत हीट जनरेट होती है, यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे चीज़ का, वहाँ पे ब्लड सप्लाई का ज़्यादा हो जाना एक फितरी सी बात है। तो यहाँ पे वेस्कुलर लीजन डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहाँ डेवलप होते हैं, तो आंसर इज सबक्यूटेनियस, जिल्द के नीचे डेवलप होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात और बड़ी मज़े की बतानी है, वो ये कि अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन, कोई एबनॉर्मेलिटी मीन्स कोई कट, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फाइंड है आप लोगों की डर्मिस तक, तो जब वो हील होगा उसके बाद अपना कोई मार्क या निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो कट गहरा हुआ, कहाँ तक, डर्मिस तक, राइट, तो फिर इस वाले केस में निशान हमेशा के लिए आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है। तो इस वाले केस में जो हमारे लीजन्स हैं वो क्यूटेनियस लेवल तक होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पर्सन ठीक भी हो गया तो भी इसके स्किन के ऊपर दाग हमेशा के लिए रह जाएंगे। अगर आप लोग आम जबान में किसी बड़े बुजुर्ग से बात करें तो वो बताएंगे जनाब के चीचक वाले बंदे के मुंह पर माता के दाग होते थे। अब वो जो माता थी, आपको पता है हिंदुओं की एक देवी थी जिसे हम लोग काली माता के नाम से जानते थे। तो चूंकि इस इन्फेक्शन के होने के बाद उस पर्सन के चेहरे के ऊपर काले 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 दाग बहुत ज्यादा परमानेंटली रह जाते थे, तो इसलिए हम लोग इसे माता के दाग बोलते थे, मींस ब्लैक स्पॉट्स बोलते थे, राइट।
तो ये बात हुई हमारे पास कि ये सबक्यूटेनियस वे में डेवलप होती है एंड लीफ छोड़ जाती है व्हाट परमानेंट स्कार्स, परमानेंट ब्लैक स्कार्स ऑन द फेस। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि बहुत पुरानी बीमारी है, शायद ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की बीमारी है, यानी कि वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग वो बिफोर क्राइस्ट BC, परहैप्स 12 BC, ईसा अलैहिस्सलाम से भी कोई 1200 साल पहले हम इस बीमारी को जानते थे। बहुत प्रिमिटिव डिसऑर्डर है ये। किसी जमाने में इसने पूरी दुनिया को रूल किया और इसने अबाउट तकरीबन 3 बिलियन से लेकर 5 बिलियन तक लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ एक सदी में ले ली। तो इस लिहाज से ये बड़ी लीथल डिसऑर्डर है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना पुरानी डिजीज थी तो ये आज हमें नजर क्यों नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू द सेम व्हाट मेथड और टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग नाम देते थे क्या, वैक्सीनेशन। यानी कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वायरसेस को लिया, ठीक है, और इन पर्टिकुलर वायरसेस को हमने क्या कर दिया, अटेनुएट। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अटेनुएट, इसका मतलब ये होता है टू वीकन द जर्म्स, कि मैं जर्म्स को वीक कर दूं, कमजोर कर दूं, कि मैंने किसी न किसी तरीके से इस पर्टिकुलर वायरस की एबिलिटी टू कॉज डिजीज मिनिमाइज करनी है। एक बात यह है कि समटाइम हम इसे मार भी देते हैं, लेकिन यूजुअली हमारी विश ये होती है कि हम उसे मारे ना, हम उसे अटेनुएट करें। अटेनुएट करने के लिए मैं इसे एसिड से ट्रीट भी कर सकता हूँ, बेस से ट्रीट भी कर सकता हूँ, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से भी ट्रीट कर सकता हूँ, टेम्परेचर शॉक दे सकता हूँ, थर्मल क्या कहते हैं मैकेनिकल शॉक्स दे सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला वायरस अब डिजीज कॉज होने के काबिल ना रहे। वंस वी हैव डन दिस थिंग तो हम उसे बोलते हैं कि हमने उसे अटेनुएट कर लिया है। अब इस अटेनुएटेड वायरस को जब मैं किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालता हूं तो रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इस पर्टिकुलर एंटीजन को देख के मेरी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। राइट, ये कैसा ऑर्गेनिज्म था जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, लेकिन इसको देख के मैंने एक फोर्स डेवलप कर लिया अपनी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। अब अगर सराउंडिंग से ये वाला वायरस मेरी बॉडी में आएगा भी तो चूंकि इसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक फोर्स प्रेजेंट है तो वो उससे लड़ना शुरू कर देगी, तो मैं उसका शिकार नहीं होऊंगा। तो तकरीबन गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान में हम लोगों को ऐसा कोई केस नज़र नहीं आया, और 1950 के अंदर WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि नाउ आवर वर्ल्ड इज फ्री ऑफ व्हाट, स्मॉल पॉक्स, चीचक से फ्री हो गई है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर चीज से निजात बहुत अर्सा पहले भी हासिल कर सकते थे, लेकिन जाहिर है कुछ मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम लोगों को एक टारगेट को अचीव करने से रोक रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लेना है और इसकी आपने 6 शॉट्स लेनी है या 4 शॉट्स लेनी है, और आप लोग सिर्फ एक शॉट लेने के बाद रोक देते हैं, तो या फिर जो वैक्सीन हम आपके पास पहुंचाना चाह रहे हैं वो वैक्सीन पहुंचते पहुंचते डीनेचर हो गई है, या आपने रिकमेंडेड डोज नहीं ली, या जो उसको इंट्रोड्यूस करने वाला था उसको सही वे में इंट्रोड्यूस नहीं किया बॉडी में, या आप लोगों का इम्यून सिस्टम पुअर था, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी उस सक्सेस को थोड़ा सा सप्रेस कर सकती हैं, उसको लो लेवल पे लेके आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा इस पर्टिकुलर डिजीज से अचीव होने का टाइम बढ़ गया। राइट, लेकिन बहरहाल थैंक्स गॉड कि 1950s के बाद से लेके अब तक हमारे पास चीचा का कोई केस नजर नहीं आया। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव to the next disorder that is called as herpes simplex. So second disorder is herpes simplex. ये भी एक वेस्कुलर लीजन से आइडेंटिफाई होने वाली डिजीज है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट जगहों पर आप लोगों की बॉडी में वेस्कुलर लीजन्स डेवलप हो जाएंगे। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जहां कहीं भी नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन होती है वहां पे चूंकि इन ऑर्गेनिजम्स का रेप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी का ज्यादा बनना, एनर्जी का ज्यादा लॉस होना, ब्लड सप्लाई का ज्यादा होना, इट इज क्वाइट नेचुरल। तो ये भी वेस्कुलर रीजन डेवलप होते हैं,
और इस वाले केस में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफिकेशन। तो इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ डेफिनेटली वेस्कुलर लीजन्स, लेकिन ये वेस्कुलर लीजन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और आमतौर पे ये अराउंड द माउथ आपको नजर आएंगे। रेड कलर के दाने होंगे, रेड कलर्ड पिंपल्स जैसे होते हैं वैसी कोई चीज आपको नजर आएगी, राइट। और फिर ये फैलती है, इट इज अ कॉन्टेजियस। मिसाल के तौर पे अगर किसी पर्सन को यहाँ पे एक दाना था और उसने उसको खुजाया तो वही वाला जो वाटर है दैट इज वेरी मच रिच इन वायरसेस, वो साथ लगेगा तो वो साथ वाले सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस लिहाज से ये जो डिजीज है ये फैलने वाली डिजीज है, अपने ही हाथों के थ्रू फैलने वाली डिजीज है। और ये कहा जा सकता है परहैप्स ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन एक डिसऑर्डर है, राइट। सो इट इज वेरी कॉमन डिसऑर्डर, ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा को भी आप लोग बहुत तरीके से जानते हैं, यानी कि ये वही वायरस है जो आमतौर पे हम लोगों को नज़ला जुकाम फैला रहा होता है। लेकिन आमतौर पे कॉमन कोल्ड में और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स सेम होने के बावजूद दोनों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क स्टूडेंट्स ये है कि आमतौर पे जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये ठीक होने में तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम ले जाता है। फिर उसके बाद इस इन्फ्लुएंजा के थ्रू जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं दे आर मोर डिस्टर्बिंग देन द कॉमन कोल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हमारे हेड में ब्लॉकेज है वो ज़्यादा होती है, जो अमाउंट ऑफ जिसे हम पस बोल रहे होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, ये हमारी सेरेब्रल कंजेशन ज़्यादा कर रहा होता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है या जो इसकी इंटेंसिटी है इट इज़ मोर सिवियर देन नॉर्मल यू कैन से कॉमन कोल्ड वायरसेस। और इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये एक आरएनए वायरस है, राइट, और ये भी एक एनवेलप्ड वायरस है, राइट, और ये भी कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम डेवलप करता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है ये ज़्यादा है, ड्यूरेशन इज लार्जर देन नॉर्मल कॉमन कोल्ड वायरसेस, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें जाहिर है स्नीजिंग, छींके आना, उसके बाद कफिंग, आप लोगों के जब यही वाटर जब आप लोगों के बैक साइड पे फॉल करते तो आप लोगों को कफिंग भी स्टार्ट हो सकती है। फिर इसके अलावा हेड एक, आपके सर में दर्द, और फिर इसके अलावा वाटरिंग ऑफ द आईज एंड नोज, वाटरिंग ऑफ आईज एंड नोज यानी कि आपके नाक और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, और हेड एक बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। और नॉर्मली जो ब्लॉकिंग ऑफ नोज है वो भी हम लोगों को यहाँ पे नजर आती है, आपका नोज ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग ऑफ नोज। और इम्पॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स के जब आप लोग इनसाइड वार्म रूम होंगे तो आप लोगों को स्नीजिंग या कफिंग और फ्लो ऑफ या वाटरिंग ऑफ नोज वो कम होगा। लेकिन जो ही आप लोग ओपन एयर में जाएंगे तो ये सिम्टम आप लोगों को रिवर्स होते हुए नजर आएंगे, मीन्स कि फिर आप लोगों की स्नीजिंग भी बढ़ जाएगी, आप लोगों की शायद कफिंग भी बढ़ जाएगी, शायद आपको हेडेक भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बिकॉज कंजेशन कम हो रही है, लेकिन जो वाटरिंग ऑफ नोज है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी। ये वाला सारा प्रोसेस वही बात है अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज तक चलता रहेगा, और 15 डेज के बाद फिर आप लोग बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। रीज़न इज कि इन 15 डेज में इस पर्टिकुलर वायरस का साइकिल कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल होने में अगेन आपने जो बात माइंड में रखनी है वो ये था कि इस प्रोसेस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के रिजल्ट में आप लोगों की बॉडी ने इस एंटीजन्स को देखते हुए क्या बनाई, एंटीबॉडीज, और उन एंटीबॉडीज ने फाइट किया इस एंटीजन के साथ, और 15 डेज के अंदर उसने आप लोगों की बॉडी में से सारी एंटीजन्स को वाइप ऑफ कर दिया। जब तक ये वाली एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में स्टे करेंगी यू विल फील हेल्दियर, लेकिन जब चूंकि ये वाली एंटीबॉडीज स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा देर बॉडी में स्टे नहीं करती, तो जब ये एंटीबॉडीज का लेवल बॉडी में दोबारा से कम होगा और ये वाले वायरसेस मेरी बॉडी में दोबारा आएंगे तो मैं दोबारा से इन्फ्लुएंजा का शिकार हो सकता हूँ। सो कौन सा वायरल डिसऑर्डर
मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगा, और कौन सा होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में कितने ज़्यादा देर तक स्टे कर रही। होप यू हैव गॉट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इन्फ्लुएंजा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और जिसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, मम्स एंड मीजल्स। सो लेट्स मूव टू द मम्स एंड मीजल्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास वर्ड है मम्स, इसके लिए हम जो आम तौर पे टर्म यूज़ करते हैं, आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी सर्विसेज सिर्फ किसी शहर में देंगे, आप लोग किसी गांव में भी आपको जाना चाहिए और इस इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए गांव में जाकर भी, बिकॉज जो लोग गांव में रहते हैं वो भी इंसान है और वो भी आप लोगों की सर्विसेज को उतना ही डिमांड करते जितना कि शहर के लोग करते हैं। सो अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो गांव में जाने के बाद आपको जाहिर है मम्स का वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे लोग आपको बोलेंगे जनाब कि मुझे कानपेड़ों की शिकायत हो गई। अब इसे हम लोग कानपेड़े कहते क्यों है, इसलिए कि कानों के आगे इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे लगता है जैसे कि दो बहुत बड़े बड़े पेड़े रख दिए गए हैं रेड कलर के, इसीलिए आमतौर पर जो लेमैन है वो इसे कानपेड़े के नाम से जानता है। अब ये जो कानपेड़े हैं बेसिकली यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये वाले वायरसेस जो कि बेसिकली RNA एनवेलप्ड वायरस है, आई एम टॉकिंग अबाउट मम्स के वायरस ही, कि ये RNA एनवेलप्ड वायरस है, मैं इसकी बात करूँ, ये जाके हमारी बॉडी के उन सेल्स को अफेक्ट करता है जो कि पैरोटिड ग्लैंड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका जो टारगेट सेल्स हैं वो पैरोटिड ग्लैंड्स के सेल्स हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट इन्हांस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूं आप लोगों को कि इस पर्टिकुलर वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो मेरे पैरोटिड ग्लैंड के रिसेप्टर से मैच करते हैं, इसीलिए ये जाके सिर्फ उनके साथ अटैच होता है और कहीं अटैच नहीं होता, राइट। सो RNA एनवेलप्ड वायरसेस दे आर कॉजिंग कानपेड़े, राइट। अब इनका भी एक साइकिल है, उस साइकिल के बाद दे विल लीव योर बॉडी, लेकिन जब तक इस छोटे से, आमतौर पर ये भी याद रखें कि जो कानपेड़े का प्रॉब्लम है वो छोटी एज में ही हो जाता है और ये शुक्र वाली बात है। और इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में चूंकि यहाँ पे बहुत बड़े क्या पेड़े बने हुए हैं, ना तो ये बच्चा हंस सकता है, ना ये बहुत दिल खोल के रो सकता है, और ना ये बहुत तरीके से खा पी सकता है। तो इस पर्टिकुलर वजह से बच्चे में इरिटेशन होना, बच्चे का इरिटेट होना, बच्चे का खुराक ना खा सकना और थोड़े से वेट को लूज कर देना, ये ज़ाहिर है क्वाइट नेचुरल हो सकती है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों ने बस जो एहतियात करनी है वो ये है कि आप इसका जो फूड इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और जो इस वक्त हम सेकेंड ऑर्डर डिजीज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स मीजल्स। और जो हमारे पास मीजल्स हैं इन्हें हम आम जुबान में खसरा बोलते हैं। खसरा, ये सारे वर्ड मैं अगेन इसलिए लिख रहा हूँ कि बिकॉज यू मे फाइंड सम टाइम टू सर्व द नीड पीपल इन ग्रेटर नीड दैन द पीपल ऑफ द सिटीज। तो ये जो हमारे पास खसरा है स्टूडेंट्स, इन्हें हम इनको अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1 कि इसके जो दाने हैं वो आमतौर पे पेट से स्टार्ट होते हैं, राइट। आपको पेट पर छोटे 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 दाने नजर आएंगे और ये दाने फिर टूवर्ड्स चेस्ट रीजन में फैल जाते हैं, राइट। और फिर ये मेरी पैराफ्रीज पे मूव करते हैं। सो मच सो स्टूडेंट्स के ये वाले दाने मुझे इवन आंखों के नीचे नजर आते, so much so कि a time will come during this you can say infection कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जो आंखें हैं वो आपको चिपकी हुई महसूस होती है। ये बच्चा ना कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है, बिकॉज कि ये वाले जो वैस्कुलर लीजन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की बॉडी के बाहर नहीं है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर है, उसकी आईज के अंदर है, उसके गले, नाक, कान, हर जगह है ये। सो जब तक ये वाले वायरसेस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये वाला बच्चा जाहिर है क्या करेगा, इन्फेक्शन का शिकार रहेगा, खा नहीं सकेगा, पी नहीं सकेगा, सुकून नहीं कर सकेगा। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम, अगेन वही बात, थैंक्स गॉड कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो परमानेंट होती हैं। एक दफ़ा ज़िंदगी में खसरा आमतौर पे होता है, दूसरी दफ़ा नहीं होता, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सेकेंड टाइम ये किसी को पर्सन को हो तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। और आप ये भी दुआ करें कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में खसरा नहीं हुआ तो आइंदा कभी ना हो, और अगर होना हो तो बचपन में ही हो जाए, बिकॉज के बड़े होने के बाद इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती। अब हम चलते हैं लास्ट डिसऑर्डर की तरफ जिसका नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, पोलियो। अब हम बात करेंगे पोलियो की। पोलियो एक वायरस की वजह से हो रहा है, राइट। और ये जो पर्टिकुलर मेरे पास वायरस है
It is again a virus that bears RNA as its hereditary material. और इस ऐसे वायरसेस को जिनके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल RNA होता है उसे हम नाम देते हैं रेट्रोवायरसेस। तो ये एक रेट्रोवायरस का केस है। और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि ये वाला वायरस हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, यानी कि इसका इफेक्ट जाके मेरे नर्वस सिस्टम पे होगा। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने के बाद, मिसाल के तौर पे आप डेस्कटॉप की या टावर कंप्यूटर्स की बात करें तो आप देखते हैं जो ही हम ऑन करते हैं तो वो एक सिग्नल सेंड करता है टुवर्ड्स कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की जो लाइट्स है वो ऑन हो जाती हैं। फिर आप देखते हैं कि जो आपका माउस है अगर वो ऑप्टिकल है तो नीचे से उसकी लाइट जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा CPU है वो मैसेज सेंड कर रहा था टुवर्ड्स माउस, तो माउस ने बताया यस आई एम देयर। उसने मैसेज सेंड किया कीबोर्ड की तरफ तो कीबोर्ड ने बताया कि यस आई एम देयर। सिमिलरली वो जो CPU है वो डिफरेंट चीज़ों को मैसेज सेंड करता है, लाइक रैम, लाइक रोम, लाइक हार्ड डिस्क, लाइक यू कैन से कि ऑप्टिकल माउस और व्हाटएवर। सेम इज द बॉडी प्लान। हम अपनी बात कर रहे हैं इस वाले केस में जो आपका ब्रेन है उसका एक कॉन्टिन्यूस कनेक्शन है आप लोगों के मसल्स के साथ। जरा बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों के ब्रेन कॉन्स्टेंटली मैसेज सेंड कर रहा है टुवर्ड द मसल और मसल एक कॉन्स्टेंटली मैसेज सेंड कर रहा है आप लोगों के ब्रेन के साथ, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन चलती रहेगी और आपका मसल ये इन्फॉर्म कर रहा है आप लोगों के ब्रेन को कि मैं जिंदा हूं, राइट, मेरा तो हमारे साथ एक राब्ता है। तो ब्रेन इन रिस्पॉन्स क्या करता है कि वो आपके मसल की जो टोन है, हेल्थ है, उसको मेंटेन रखने के लिए तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर रहा होता है। लेकिन जब ये वाला वायरस, पोलियो वायरस, आप लोगों के बॉडी में जाता है तो फिर ये जाके आप लोगों के ब्रेन्स और न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, खासतौर पे उन न्यूरॉन्स को जिनको आप लोग मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिनका ताल्लुक हमारे मसल्स के साथ होता है। वंस ये वाला कनेक्शन, ये वाली कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा? कॉमन सेंस, आप लोगों के ब्रेन और मसल में कोऑर्डिनेशन जीरो हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों का मसल एटोनी का शिकार हो जाएगा। मतलब ये कि आहिस्ता 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 वो अपने मैस को ख़त्म करना शुरू कर देगा या वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो वजह थी जिंदा रहने की, थोड़ी सी उर्दू लिटरेचर के मुंह में बात कर रहा हूँ कि जो वजह थी जिंदा रहने की वो तुम थे, यानी कि ब्रेन था। तो जब ब्रेन से ताल्लुक ही ख़त्म हो गया तो मसल ये बात करता है कि अब तो जिंदा रहने की कोई रीज़न ही समझ नहीं आ रही, तो वो आहिस्ता 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 शायद सेल्फ डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम लोग एक पैरालिटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड मसल ये बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। फिर अगली बात जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम इस पोलियो के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करें? तो आंसर इज यस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यू नो वेरी वेल कि जब तक ये वाला वायरस मेरी बॉडी में है इसका इफेक्ट होगा। अब मॉडर्न अप्रोच टुवर्ड दिस डिजीज क्या है कि इस वायरस का अपना एक लाइफ साइकिल है। अगर हम किसी तरीके से उस लाइफ साइकिल कंप्लीट होने तक मसल को जिंदा रख सकें तो शायद हम इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या इस मसल को सेव कर सकते हैं। तो उस पर्पस, उस मकसद के लिए हमारी मेडिकल साइंसेज में एक कंपैरेटिवली यंगर ब्रांच शामिल हो गई, उसे हम बोलते हैं व्हाट? फिजियोथेरेपी। अगर हम इस पेशेंट को जो पोलियो का शिकार हो गया, अगर हम उसको कॉन्स्टेंट फिजियोथेरेपी करवाते रहे और वन वे और द अदर हम इसके मसल को अलाइव रखें तो ये मसल अपने आप को ज़ाया होने से बचा भी सकता है। अब याद रखने वाली बात यह स्टूडेंट्स कि इस केस में जिसे हम पोलियो कहते हैं, इस केस में भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और हम पूरी दुनिया में से खासतौर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से हमने ऑलमोस्ट ये बात डिक्लेयर कर दी है कि पोलियो दुनिया में से ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे, जैसे कि हमारा अफ्रीका है और हमारे भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे पोलियो वैक्सीन के खिलाफ प्रॉपर तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही हो और फिर लोग इनके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बनाए और उसे सब एक्सपोर्ट करें, उसका पर्पज़ यही होता है कि हम एज सुन एज पॉसिबल दुनिया को इस पर्टिकुलर वायरल डिसऑर्डर से पाक कर दें, जैसे कि हमने डिक्लेयर किया हुआ किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में। सो अगर
कोई पर्सन आपके पास पोलियो वैक्सीन लेकर आता है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि इसकी हमें कितनी शॉट्स लेनी है, कितने टाइम तक हमें इसको पिलाना है, कितने ड्रॉप्स लेनी है, ड्रॉप लेने से पहले की मेजर्स क्या है, ड्रॉप लेने के बाद की मेजर्स क्या है। तो अगर हम इन सारी बातों को कंसिडर करेंगे तो टाइम विल कम जबकि हम स्मॉल पॉक्स की तरह से ये डिक्लेयर करने के काबिल हो जाएंगे कि दुनिया को हमने पोलियो में से पाक कर दिया है। सो आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड ट्राई टू spread this benefit to other peoples at your max. So thanks for listening and take very good care of yourself. Bye bye.